तो हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपका जो क्लास 9 का आपको जो साइंस का पेपर है 40 नंबर का है और सेट वन है ना, उसका सॉल्यूशन करते हैं। ये टर्म 2 परीक्षा का है। तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसा सॉल्यूशन कहीं पे भी आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। देखिए सेक्शन ए में हम आ गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको पता होगा जूल होता है ना, और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, वाट हुआ है, ठीक है। तो वाट हो जाएगा, ठीक है, वाट है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि किसी ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग में किस प्रकार संबंधित है। तो तरंग देखिए वेग बराबर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर तरंग का वेग को हम v से दिखाते हैं, आवृत्ति को f से दिखाते हैं, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आवृत्ति को म्यू से दिखाएंगे, म्यू से, तो हो जाएगा v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखा कीजिए। आगे देखिए H2O, ये देखिए H2O ऐसे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे टाइपिंग में इस तरह से हुआ है। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन का देखो आणविक द्रव्यमान 1 होता है और O का होता है 16, है ना। तो हाइड्रोजन के 2 अणु है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू H प्लस O, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 16 मतलब 18 यूनिट हो जाएगा। आप AMU भी लगा सकते हैं आगे, ठीक है। आगे देखिए एक मोल से आप क्या समझते हैं। तो एक मोल से देखिए क्या समझते हैं, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों, है ना, कणों की संख्या परमाणु आयन, ठीक है। हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा क्या आप लोगों को साफ दिखे। देखिए मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन या अणु कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम, है ना, 12 ग्राम द्रव्यमान विद्यमान परमाणुओं के भार के बराबर है, परमाणुओं के बराबर है। अतः किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितना होता है, अवगाद्रो संख्या वो पता होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए ये पावर में है 23, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होता है, पदार्थ की वह मात्रा जो कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की बराबर है, ठीक है। अतः किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या ये होती है, निश्चित होती है, याद रखिएगा। आगे देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है। तो याद रखिए कि केवल कुछ जीवाणु तथा हरे शैवाल में वायवीय मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। तो ये वाला मैंने आपको ऐसे ही अपने अलग से आपको बता दिया है, तो ये आप नहीं लिखिएगा चलेगा, लेकिन ये याद रखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु एजेटोबैक्टर वायवीय जीवाणु है और कोलोस्ट्रीडियम अवायवीय जीवाणु है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। तो देखिए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, है ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका इंग्लिश भी देख सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV, ठीक है। आगे देखिए वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए सेक्शन बी में हम चल गए हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। एक जल को प्रदूषित कीजिए, एक जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। तो क्या हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, देखिए ये कर ये एक वस्तु है, इस पर 1 न्यूटन का फोर्स हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स। तो ये जब अगर यहाँ से विस्थापित होकर 1 मीटर चला जाए यहाँ तक, तो ये माना जाता है, यही वस्तु जब यहाँ आ जाए तो ये समझ लीजिए कि वो उसमें 1 जूल कार्य किया गया है। यदि 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो 1 जूल कहा जाता है कार्य को, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक पूछा था, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा। अब आगे देखिए किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दे दिया गया है और आवृत्ति दिया हुआ है और 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना आपको करनी है, वेग और आपको आवृत्ति दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको इसका संरचना यहाँ पे आंसर डाल दिए हैं। ध्वनि का वेग आपको दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य आपको पता करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ध्वनि का वेग बराबर तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति होता है, ठीक है। यहाँ पे छूट गया है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, 440 आपको वेग है, यहाँ पे लैम्डा इंटू 220 हो जाएगा, ये हो गया आपका तरंगदैर्घ्य, ये हो गया आपका आवृत्ति। तो देखिए क्या इतना आ गया, तरंगदैर्घ्य 2 मीटर आपका आ गया, अतः तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा, 2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 46 ग्राम, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम परमाणु की कणों की संख्या कितना होगा। तो Na का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, 23, तो मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो जितना द्रव्यमान दिया गया है परमाणु द्रव्यमान से भागे दे देंगे तो 2 आया, तो मोलों की संख्या जब 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, परमाणु की संख्या उसमें 2 से गुना कर देंगे अवगाद्रो संख्या से, ये अवगाद्रो संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। थॉमसन के आपको परमाणु मॉडल की क्या करना है, व्याख्या करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, ऐसा माना जाता है धनावेशित गोला है जिसका निर्माण प्रोटॉनों द्वारा हुआ है तथा ऋणावेश, देखो ऋणावेश ऐसा माना गया है कि बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धसे हुए हैं।
आगे देखिए 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 1 मोल का जब 16 होता है बच्चों, तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो देखो इसका आधा से मैंने गुना कर दिया 0.5 को, 1 मोल का आपको भार दिया हुआ था 16 ग्राम, 8 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रतिरक्षीकरण क्या है, मतलब व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, तो देखिए जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग आप करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए जल प्रदूषण के 3 कारण बताना। तो देखिए 3 कारण में औद्योगिक कारण है, घरेलू कारण है, कृषि कारण है। अब देख लीजिए उद्योगों से निकले हुए रसायन नदी नालों में मिल जाते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। घरेलू कारण में देखिए घरेलू कचरे को पानी बहा देने से जल प्रदूषण होता है। आगे देखिए खेतों में कीटनाशकों का उपयोग से भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। अब सेक्शन सी में देख लीजिए फिर से लेंथी क्वेश्चन है, 5-5 नंबर वाले हैं। इससे पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बता देता हूँ बच्चों, आप लोग जरूर जुड़ जाइए। सेक्शन सी में जाने से पहले देख लीजिए ये आपको देखिए बच्चों 3 टेलीग्राम ग्रुप है। 3 टेलीग्राम ग्रुप में आपको 2 में जुड़ना है। एक आपका मेन ग्रुप है, देखिए ये वाला में आपको जुड़ना है, और ये 10th वाला में, ये दोनों आप लोग को जुड़ना है बच्चों। 12th वाला में भी आप मत जुड़िए क्योंकि आप लोग 12th में भी नहीं गए हैं, तो मेन ग्रुप और 10th वाला में जुड़ जाइए। 3 हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें देखिए सभी PDF लिंक, सॉल्यूशन, सभी चीज़ें यहीं पे आपको मिलेंगी। ठीक है। लेक्चर वेक्चर, तो लेक्चर की भी करना है तो आप लोग वहाँ से जरूर जुड़ जाइए। क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए दोनों का मैंने लिंक भी दे दिया है, आप लिंक से भी जुड़ सकते हैं। ये दोनों जो लिंक दिया है उस लिंक से भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप में लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं तो नाम लिख के सर्च कीजिएगा, ये जो नाम दिख रहा है ना, नाम लिख के सर्च कीजिएगा, ये बोर्ड आभा जैक बोर्ड और बोर्ड आभा क्लास 10 चैंप्स बोर्ड आभा, तो ये दोनों आप लिख के सर्च कीजिएगा तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है। दोनों में जुड़ जाना मस्ट है। तो चलिए हम सेक्शन सी में चलते हैं। देखिए पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से अच्छा मार्क्स लाया है, 1200 से ज़्यादा बच्चों ने 75% से अधिक लाया है इस चैनल से। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। देखिए ये अभी से कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाता है। अब चलिए हम लोग सेक्शन सी में चल रहे थे। ठीक है। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का परिभाषित कीजिए और उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो होता है उस ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। K = 1/2 mv² होता है। अब देखिए कैसे हम लोग यहाँ निकालेंगे। माना कि एक पिंड को हम m मास का है और उसको हम क्या करते हैं, v वेलोसिटी दे के उसको छोड़ देते हैं, तो वो कुछ जाकर दूरी में उसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए कैसे इसका हम यहाँ से आपको गतिज ऊर्जा निकालेंगे। इसमें इसके अंदर कितनी गतिज ऊर्जा थी, तो वर्क = क्या होता है, वर्क आपको जूल में होता है पता होगा, और ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F = W = F × D हो जाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, F = ma होता है बच्चों। तो F = ma भी मैंने लिख दिया। अब देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे F की जगह में MAD हो जाएगा, सेकेंड मतलब कि इक्वेशन बनेगा। अब ये देखो ये वाला जो बॉडी मास था वो फाइनल वेलोसिटी का कितना है, 0 हो गया। देखिए आपको पता होगा U मतलब होता है आरंभिक गति और V जो का होता है मतलब कि अंतिम गति। ये फॉर्मूला के हिसाब से, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। तो यू यहाँ पे आपको हो जाएगा v, क्योंकि v वेलोसिटी मैंने दिया है, v आ जाएगा। अंतिम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अंत में जाकर वो रुक जाता है। तो यही मैंने लिख दिया u = v और v = 0। ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। तो v² = u² + 2as यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो v अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाता है, u के जगह में v² हो जाएगा और 2ad। तो यहाँ से देखिए 2ad का वैल्यू कितना आ जाएगा, -v²। तो ad का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12 v²। अब देखिए ये आपका माइनस में इसलिए आया क्योंकि त्वरण यहाँ पे मंदन है। त्वरण जो है वो मंदन है, त्वरण मतलब कि जो A है वो मंदन है। ठीक है। तो मंदन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ऊर्जा नहीं है। इसी मंदन के कारण यहाँ पे ऊर्जा जो जिस ऊर्जा, देखिए आखिर उसमें फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा था, बॉल जब लुढ़क रही थी तो उसके नीचे क्या लग रहा था, घर्षण बल। तो ये जो घर्षण बल के विरोध करते हुए जितना आगे गई उसके अंदर इतनी ऊर्जा थी ताकि वो उतना दूर ट्रैवल कर पाई। तो उसका हम यहाँ पे प्लस में लेके करेंगे, क्योंकि देखिए ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है, तो सिर्फ हमको ऊर्जा की गणना करनी है। तो अदिश राशि है तो यहाँ पे हाफ v² डायरेक्ट लिखेंगे। कौन सा समीकरण को आगे बढ़ाएं, 2 को। तो AD के जगह पुट करेंगे, AD के जगह m उसी तरह रहने देंगे। तो देखिए AD के जगह में हाफ v² पुट कर दिया तो W = ये आ गया। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² हम लोग कर सकते हैं, जो कि जूल में होगा। आगे देखो पूछ रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करना है और उन तीनों में संबंध स्थापित करना है वेग के साथ। तो देखिए आवर्तकाल क्या होता है, कंपित वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका SI मात्रक सेकेंड होता है। अब आवृत्ति देखिए कंपित वस्तु में प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीनों में हम संबंध कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वेव गया हुआ है, तो इसको पता होगा
होगा कि आपको जो दो इस बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी टी मान लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, वेग बराबर तरंगदैर्घ्य बटे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आवृत्ति का फॉर्मूला आ गया है ना, 1/t इक्वल टू एन। तो यहाँ पे देखिए 1/t इंटू एन को यहाँ पे अगर हम करेंगे तो एन यहाँ पे आवृत्ति हो गई। देखिए याद रखिए 1/t को ही हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एन यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए यहाँ तो एन लैम्डा हो जाएगा, तो v इक्वल टू एन लैम्डा आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे v वेलोसिटी है, एन आपका आवृत्ति है और लैम्डा आपका तरंगदैर्घ्य है। आगे देखिए समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करना है और उसके 3 उपयोग भी बताने हैं। तो देखिए समस्थानिक क्या है कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन भार उनके भिन्न भिन्न है ना, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के प्रत्येक परमाणु में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण परमाणु भार में परिवर्तन होता है। याद रखिए न्यूट्रॉन के कारण होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 स्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए तीनों का आप लोग को पता होगा कि क्रमांक एक ही है, तीनों का क्रमांक संख्या एक ही है। देखिए ये वाला इधर साइड वाला, लेकिन देखिए इनका परमाणु भार कितना कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण हो गया। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, जिसके कारण 3 समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक ही है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या के परिवर्तन के कारण इनका परमाणु भार अलग अलग है। तो ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इनके 3 प्रयोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टन में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग में आयोडीन के इस्तेमाल समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अब जल चक्र का आरेख बनाते हुए व्याख्या करना। तो देखिए जल चक्र एक महत्वपूर्ण, ऐसे आपको परीक्षा में लिखना है ताकि ज़्यादा नंबर मिले, भू रासायनिक चक्र है जो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम में पानी के प्रवाह या परिसंचरण में शामिल होता है। जल चक्र को वातावरण में पानी के लगातार है ना पुनर्चक्रण की एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जल विज्ञान या जल विज्ञान चक्र में के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी और वायुमंडल के बीच जल चक्र की प्रक्रिया के दौरान पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में बदलता है। जल चक्र का आरेख मैंने यहाँ पे बना दिया, देख लीजिए, इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से वाष्पन हो रही है और यहाँ पे फिर देखिए ये संक्षेपण ना लिखे संघनन भी आप लोग लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। फिर वर्षण होती है और ये आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो जल चक्र के चरण मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरे जल चक्र को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में यह देखिए यह जल चक्र का प्रारंभिक चरण है और यह प्रक्रिया द्वारा पानी अपने तरल अवस्था से वाष्प में बदल जाता है। यहाँ मैंने लिख दिया सभी चीज़, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक गैसीय अवस्था को वाष्पीकरण कहा जाता है। फिर आगे देखिए वाष्पीकरण में ये क्या होगा, वाष्पित जल वाष्प अपनी तापीय ऊर्जा खो देते हैं और संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से तरल में बदल जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा। फिर वर्षण होता है और जमा या संग्रहण होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग जल चक्र बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। अब संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए संक्रमण के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग जो एक से दूसरे लोगों के बीच मतलब फैल जाता है, असंक्रमित जो संक्रामक रोग जो नहीं फैलता। देखिए संक्रामक कारकों द्वारा फैलने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक कारकों में अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं, अतः वे रोग जिनके तत्कालीन कारक सूक्ष्मजीव होते हैं संक्रामक को रोग कहलाते हैं। इन्हें संक्रामक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्मजीव समुदाय में फैल जाते हैं तथा इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ ही फैल जाते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया रेबीज, खसरा, चेचक, काली खांसी आदि। आगे देखिए असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक ही जिस व्यक्ति को हुआ है रोग उसी तक मतलब सीमित रहते हैं, अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते, संक्रामक कारकों द्वारा नहीं फैलते, इसलिए असंक्रामक को कहलाते हैं, जैसे कि कैंसर, उच्च रक्तचाप आदि। अब ये देखिए फिर से मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, तो आप लोग लिंक क्लिक करके जरूर जुड़ जाइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम के मेन ग्रुप लिंक में और टेलीग्राम के क्लास 10th वाले लिंक में, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगा और सभी का सॉल्यूशन धीरे धीरे दिया जाएगा और क्लास 10 का वहाँ पे लेक्चर भी कराए जाएंगे। तो वीडियो आप लोग को फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जाके वहाँ पे जुड़ जाइए। दोनों काम कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे और जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और नौ आवाज एक और यूट्यूब चैनल है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियोज आपके लिए लाई जाएंगी, तो आप लोग अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।